बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हुए हैं और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में हमने क्या सीखा है। हमने सीखा ये है कि आपके जो भी इन्वेंट्रीज़ हैं जिसमें स्पेशली रॉ मटेरियल्स, चूँकि ये बाहर से आते हैं, बाकी वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स तो फिर इसी से बनाए जाते हैं। ये जो इन्वेंट्रीज़ हैं इसको रिकॉर्ड किस तरह से किया जाता है, इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड होती है और जो स्टोर कीपर है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। डेफिनेटली फिर दिस ऑल वाटरफॉल एंड्स अप इन अ जर्नल एंट्री कि आप फिर उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हुए उनकी वैल्यूज़ क्या ली जाती हैं। सो ये तो सारा कॉन्सेप्ट हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का। सो आप किस तरह से ये इंश्योर करते हो कि मेरी इन्वेंट्री जो है वो मेरी किताबों के अंदर एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो और वो मेरी जो बिज़नेस की जो पोजीशन है वो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही हो। नाउ अब हमने नेक्स्ट एरिया डिस्कस करना है इन्वेंट्री से मुतालिक, दैट इज़ कि जब इन्वेंट्री एक दफ़ा आपने परचेज़ कर ली, तो ये जो आप इन्वेंट्री परचेज़ कर लेते हैं, इसको फिर मैनेज भी तो करना है अपने पास। अब हमने एक डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस करना है और वो एस्पेक्ट ये डिस्कस करना है कि जब इन्वेंट्रीज आप ख़रीद लेते हैं अपने पास, तो इसके साथ मज़ीद कौन कौन सी कॉस्ट्स एसोसिएटेड हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप पूरे साल का स्टॉक ख़रीद लेते हैं तो वो स्टॉक कहीं आपने ऐसे ही मैदान में तो नहीं रख देना, उसको डेफिनेटली संभाल के रखना पड़ेगा अपने वेयर हाउस के अंदर। तो उसके साथ बहुत सारी कॉस्ट्स हैं जो कि एसोसिएटेड होंगी। अगर मैं इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बाय कर लेता हूँ, इफ़ आई ओवर बाय, तो उससे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि जो भी मेरी कॉस्ट एसोसिएटेड हैं रिलेटिंग टू स्टोरिंग ऑफ इन्वेंट्री, जो मेरी स्टोरेज की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं अंडर बाय करता हूँ, यानी कि थोड़ी इन्वेंट्रीज खरीद लेता हूँ कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब खरीद लूँगा, तो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। और वो बहुत बड़ा रिस्क क्या है कि मैं कभी स्टॉक आउट की पोजीशन पे ना पहुंच जाऊं। स्टॉक आउट की पोजीशन ये होती है कि जिस वक्त आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत है और आपके पास मौजूद नहीं है और मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हो रही। अगर आप अंडर बाय कर लेते हैं तो फिर आप इस रिस्क का सामना कर रहे होते हैं। इन दोनों सिचुएशंस की कोई ना कोई कॉस्ट है और अगर आप स्टॉक आउट पोजीशन पे चले जाओगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई बिज़नेस का नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से सफ़र कर रहे होंगे। और अगर ओवर बाय कर लोगे तो कुछ ज़्यादा कॉस्ट इनकर कर रहे होगे। नाउ अब हमें ये मेक श्योर करना है कि इनके दरमियान बैलेंस रहे। उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, जो हम इन्वेंट्री जिसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट कि आपको ये इंश्योर करना है कि आप ओवर बाय ना कर लें, आपको ये इंश्योर करना है कि आप अंडर बाय ना कर लें। इसके लिए आप ज़रूरी होता है कि आपका जो वेयर हाउस है उसके अंदर आप इन्वेंट्री के लेवल्स मेंटेन करें। ठीक है? इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन करें कि कम से कम कितना स्टॉक हो, मैक्सिमम कितना स्टॉक हो जो रखने की गुंजाइश है आपके पास या जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह रीऑर्डर रीऑर्डर पॉइंट्स क्या होने चाहिए कि किस लेवल पे इन्वेंट्री पहुंच जाए तो मुझे अपना नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। जो बेस्ट मेरे पास ऑर्डर की क्वांटिटी है जिसको इकोनॉमिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी कि मेरा ऑर्डर ना तो इस कैटेगरी में फॉल करे ओवर बाय की कंडीशन में, और ना ही मेरा ऑर्डर जो परचेज़ का ऑर्डर है वो अंडर बाय की पोजीशन पे जाए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए मेरे कारोबार के लिए। ये हम टेक्निक्स इसके अंदर लर्न करेंगे। This chapter is going to be about इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बेसिकली हमने सीखना ये होगा कि हमारे जो इन्वेंट्री के लेवल्स हैं वो हमें अपने वेयर हाउस में कौन कौन से लेवल्स मेंटेन करने चाहिए। इसी तरह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो कौन सा बेस्ट अमाउंट है, क्वांटिटी है, जिसको अगर आप ऑर्डर करें तो आप कम अज़ कम ख़र्चा करेंगे और आपके स्टॉक्स भी सही टाइमली मैनेज रहेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पेश आती है, इसमें कौन कौन से मज़ीद, अगर आप इन्वेंट्री को अपने पास रखते हैं तो कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं इन्वेंट्री को अपने पास रखने के लिए।
कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होंगी और कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट होंगी, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ अगर कोई कॉस्ट बढ़े या घटे तो फिर हम उसको रेलेवेंट बोलते हैं, और अगर किसी एक्टिविटी के साथ उस कॉस्ट का ताल्लुक ही नहीं है तो हम बोलते हैं कि ये कॉस्ट उस एक्टिविटी से इररेलेवेंट है। सो विल गो इनटू डिटेल ऑफ ईच वन ऑफ इट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। सो सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो, और आपके क्वेश्चंस को we'll answer in the group or in the comments. Thank you very much. Take care.